अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, आखिरकार वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। 9 रोज़ के बाद वज़ीर आज़म का हल्फ लेने के बाद अपनी टीम तश्कील दे दी है। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म ने 37 रुकनी काबीना है, जिसमें 30 वफाकी वज़रा हैं, 4 वज़ीर मुमलिकत हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और 3 नाम सामने आए हैं जिन्हें स्पेशल एडवाइज़र बनाया गया है वज़ीर आज़म का। अब इसमें तमाम जमातें जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं वो तो शामिल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसमें शामिल हैं 3 जमातें, जिनमें BNP का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं है, ANP का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं है, और मोहसिन दावर साहब जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको कोई अहम वजारत दी जा सकती है, वो भी शामिल नहीं है। एक और अहम वजारत जिसके बारे में सभी इंतज़ार कर रहे थे और पहले से इस बारे में इशारे भी दे दिए गए थे कि वज़ीर ख़ारजा कौन होगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनके बारे में तय तो ये हो गया है कि उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बनना है, लेकिन अभी तक उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। आज वो तकरीब में मौजूद तो थे हल्फ बर्दारी की, लेकिन उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। क्यों वो इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो लंदन जाएंगे और ग़ालिबन आज रात उन्होंने लंदन रवाना होना है। वहाँ पर जाकर वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, कुछ बातें तय होंगी, वहाँ से वापस आएंगे, उसके बाद वो हल्फ उठाएंगे। अभी क्या बातें बाकी हैं जो अभी तय होना रहती हैं, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। टीम तश्कील हो गई है इस नई हुकूमत की, अब इनके नए चैलेंजेस क्या होंगे इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरी तरफ 21 अप्रैल का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सोशल मीडिया पर भी एक्टिव तो हैं, लेकिन मज़ीद उन्होंने एक्टिव होने का फ़ैसला किया और वो सोशल मीडिया पर भी आवाम से खिताब करेंगे, जितने भी लोग सोशल मीडिया इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा वो करने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान पर 21 अप्रैल को, यानी जुमेरात को। एक और अहम डेवलपमेंट जो हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त हल्का बंदियाँ नहीं की, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं इलेक्शन कमीशन के इस मामले को कि उन्होंने नाअहली दिखाई है, बर वक्त हल्का बंदियाँ नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका इमरान खान साहब ने पहले ही इंडिया दे दिया था कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की भी कुछ बयान सामने आए हैं कि वो जल्द से जल्द हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करना चाहते हैं, और अगस्त तक में उन्होंने कहा था कि वो तैयार होंगे इलेक्शन करवाने के लिए। आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। अपने जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। मली साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ आज मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी और तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, ये हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और अहमद जवाद साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। जुल्फ़िकार बदर साहब, मैं आगाज़ आपसे करती हूँ। सबसे पहले तो जो टीम है उसकी तश्कील हो गई है माशाल्लाह से, मुबारक हो आपको, आपकी और बाकी जमातें जो थी अपोजिशन की उस वक्त, उनकी एक बड़ी जद्दोजहद। इतनी देर आपको क्या लगता है क्यों हुई इस काबीना की तश्कील में? क्योंकि कल तक जो इत्तलात आ रही थी वो ये थी कि जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं वो नहीं चाह रही थी काबीना का हिस्सा बनना, और जो मुशावरत का अमल है वो मुकम्मल ही नहीं हो पा रहा था, और कुछ ब्लैकमेलिंग की बातें भी हो रही थी। मौलाना फजल रहमान का हमने बयान सुना, यकीनन आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द इलेक्शन होना जो है वो बड़े ज़रूरी हैं। ये वही मौक़िफ़ है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो क्या सबसे पहले तो इतनी देर क्यों हुई, ताख़ीर क्यों हुई इस काबीना की तश्कील में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने मुबारकबाद दी। ये बड़ा मुश्किल मरहला था। देखें, पाकिस्तान की अवाम बड़े तंग थे और खान साहब को घर भेजना ज़रूरी था, घर भेज दिया है। ये जो काबीना के अंदर ताख़ीर हुई है इस वजह से हुई क्योंकि कंसेंसस बिल्ड करके तमाम लोगों को वन पेज पे लाके एक ऐसी हकमत अमली और लाएमल बनाना था जिसके साथ ये चीज़ कुछ अरसा, जितनी देर रिफॉर्म्स नहीं होती और ये गवर्नमेंट ने काम करना है, उतनी देर अच्छे तरीके से एक वर्किंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप चल सके, रादर दैन कि आप बनाएं और फिर बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो। तो उसको, वो सारी चीज़ को अवॉइड करने के लिए तमाम पार्टीज़ ने बैठ के ये अच्छे तरीके से हिकमत अमली बनाई, आपस में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, और फिर ये काबीना तश्कील दी गई। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगा, लेकिन ये होमवर्क करना ज़रूरी था। सही, ठीक है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने अभी तक हल्फ नहीं उठाया, लेकिन ये तय हो गया कि वो वज़ीर ख़ारजा बनेंगे। जी बिल्कुल। बाकी क्या रह गया है? अब कौन सी मुशावरत, कोई बड़ी मुशावरत होनी बाकी रह गई है? या उधर कंसेंसस नहीं हुआ? देखिए, जब आप इतनी ज्यादा अलाइज को साथ लेके चल रहे होते हैं ना, तो आपने सबको साथ लेके चलना है। सबकी रिजर्वेशंस भी होती हैं, डिमांड्स भी होती हैं, डिजायर्स भी होती हैं, और आप तमाम लोगों को फिर सुनते हैं। पीपल्स पार्टी की क्या डिजायर्स थी?
इस काबीना को लेकर, इस नई हुकूमत को लेकर? देखिए, पीपल्स पार्टी तो बड़ी फ्लेक्सिबल थी, वो तो शुरू में ये चाहती थी, और बिलावल साहब का भी यही मौक़िफ़ था, आसिफ जरदारी साहब का, कि अगर हम काबीना का हिस्सा ना भी बने तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमने इस मुल्क को प्रॉब्लम से निकालना है, मईशत से निकालना है, अवाम जो एक महंगाई से तंग है, इसको महंगाई को कंट्रोल करना है ताकि हम आगे चल सकें। तो उसके अंदर देखें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनल तौर पे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दिया तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब होने से पहले, और फिर चीज़ें अभी भी चाहते थे कि हम काबीना का हिस्सा ना बने, लेकिन वहाँ पे इत्तेहादियों का जोर था, वो चाहते थे कि पीपल्स पार्टी भी स्टेक होल्डर है, वो भी बीच में आए कैबिनेट के, और सारे मिल बांट के ये आगे लेके चलें पूरे मामले को, कंसेंसस बिल्ड हो, कोई बंदा बाय ना रहे। तो इसी वजह से फिर पीपल्स पार्टी की कोई ऐसा ही डिमांड नहीं थी, तो तमाम जो आपस में मुशावरत करके जो वैसे नाना करते हुए भी ना पीपल्स पार्टी ने 9 से 10-11 वजारतें तो ले ही ली हैं। कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है? ये कोई जोर जमाई वाला मामला नहीं था, ये तो आपस की अंडरस्टैंडिंग थी। अगर कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला होता तो शायद ना होता। अच्छा, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ। साहब का आपने जवाब नहीं दिया, वो क्या मुशावरत करने के लिए जा रहे हैं? देखिए, बिलावल साहब मियां नवाज शरीफ साहब को मिलने आज रात जा रहे हैं लंदन, तो वो मिल के 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे, आके फिर इंशाल्लाह ताला। तो आप तर्जुमान है ना, ये तो बताइए, सिर्फ ये दौरा उनसे मिलने के लिए ही है? जी, क्या मुशावरत क्या होनी है? मुशावरत नहीं है, ही जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट हिम, और फ्यूचर के अंदर देखना है कि एक जो वर्किंग प्रोफेशनल रिलेशन है उसके अंदर कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग या चीज ना हो, तो एक मिलना, एक जेस्चर देना, क्योंकि वहां से जमानत लेने तो नहीं गए कि ये वाली जो इस वक्त क़यादत है वो धोखा नहीं देगी? देखिए, जमानत वाला मामला होता तो ये मामला इस टाइम पे आना ही नहीं था, क्योंकि ना तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे एतमाद करते, ना उनको प्राइम मिनिस्टर बनाते, और ना ही ये वजारतों वाला मामला होता। ये तमाम अंडरस्टैंडिंग हो गई हुई है, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये जो तासुर दिया जा रहा है ना मीडिया में या सोशल मीडिया पे कि कोई तमाम गवर्नमेंट अलाइंस के बीच में कोई ENP नहीं आई या BNP नहीं आई या दावड़ साहब नहीं आए, कोई ऐसी बात नहीं है। सारे ऑन बोर्ड है, सारे वन पेज पे हैं, और आपस में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, एतमाद यानी कि इस वक्त पीक पर है तमाम एतमाद है, तो ये मामला चल रहा है, एतमाद के बगैर ये चल ही नहीं सकता। ठीक है अहमद जवाद साहब, सर सबसे पहले तो आप वो शख्सियत है जिन्होंने इससे पिछली हुकूमत की काबीना को भी बड़े करीब से देखा, और ये नई हुकूमत ने जो अब काबीना तश्कील दी है उसको भी डेफिनेटली आप देख ही रहे हैं। क्या आप डिफरेंस महसूस करते हैं, और इस टीम की तश्कील के बारे में आपकी क्या राय है? फ़र्क क्या देखते हैं आप? देखें आयशा, देखें सबसे बड़ा फ़र्क मैं आपको बताऊं जिसका ताल्लुक मुश्किलात के साथ भी है, जो कि सवालात की शक्ल में हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, टॉक शोज में भी वो डिस्कशन होती है, मीडिया में भी। मैं उस फ़र्क को सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि देखें, जब भी कोई हुकूमत इलेक्शंस जीत के आती है तो वो एक नुगरां हुकूमत से टेक ओवर करती है, और उसमें उसे किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होती। वो एक बड़ा स्मूथ प्रोसेस होता है। आपने इलेक्शन जीता, नुगरां हुकूमत है, उसको पता है कि हमारे पास 1.5 महीना है और उसके बाद हमने हुकूमत हैंड ओवर करनी है और वो घर चले जाएंगे। उसके बाद सदर, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वुज़रा, उन सबको वो नॉमिनेट करना एक बड़ा आसान होता है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में आपको भी ये पता है कि कभी कोई तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आज तक कामयाब नहीं हुई, और ये नियाज़ी साहब को ये मैं समझता हूँ तमगा मिलता है कि वो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने कि जिनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब हुई। अब इस चीज को वो ना खुद एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, और ना उनका जो एक ग्रो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करना चाह रहा है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि फर्क और मुश्किलात जो कि इस हुकूमत को पेश आ रही हैं, चाहे उन्होंने कोई गवर्नर लगाना है, चाहे उन्होंने सदर से हल्फबर्दारी करवानी है, या गवर्नर से हल्फबर्दारी करानी है, या उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर या पंजाब असम्बली के अंदर उन्होंने जो उस चेंज के प्रोसेस को जो कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के नतीजे में होता है उसको गुजारना है, तो उनको तमाम रुकावटें और गैर आईनी तरीके से, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि इस सूरत हाल में एक तो ये है कि किसी ने भी आज तक इस सूरत हाल से नहीं गुजरा। अब उसका जब गैर आईनी तरीके से आप ब्लॉक करते हैं, चाहे गवर्नर वहां पे डट के खड़ा हो जाता है, कहता है मैंने करनी नहीं है हल्फबर्दारी, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें ऐसी हुकूमत के लिए मुश्किलात होती हैं, और उसका सोल्यूशन जो है उनके पास इसके सिवा कोई नहीं होता कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है या हाई कोर्ट के पास जाना है।
और उनको जाके बताना है कि ये हमारे नंबर पूरे हो गए हैं, ये हमें या हमें वोटिंग नहीं कराने दे रहे, या हमारी वोटिंग हो गई है तो हमें वजीर आला नहीं नामजद करने दे रहे। देखिए ना, ये वो सूरत हाल है जिसका सामना हम कर रहे हैं। इसी सूरत हाल के दौरान ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना कि मीटर ऑन होना, तो जब जिस दिन आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो इस हुकूमत का तो स्टार्ट हो गया, लेकिन वो अब एक ऐसी हुकूमत है जिसने इत्तेहादियों के साथ मिलके मुशावरत के साथ, अब उसमें जाहिर है कि ये वो वाले इत्तेहादी हैं कि जिन्होंने पहले एक एहतजाजी तहरीक चलाई थी, चाहे वो पीडीएम के फोरम के नीचे थी या लेटर ऑन पीडीएम और पीपल्स पार्टी और दूसरी एएनपी और बलोचिस्तान की पार्टीज ने मिलके वो की। यानी ये तरीके एतमाद की कामयाबी का सेहरा फिर सारी पार्टियों को जाता है। इसलिए आपको प्राइम मिनिस्टर तो आप बन गए पीएमएलएन का जो है अक्सरियत की बना पे, लेकिन अब उसने अपनी कैबिनेट बनानी है, तो ये सक्सेस जो है उसको मुशावरत के साथ शेयर भी करना है, उनकी भी बात सुननी है, अपनी भी सुनानी है। और इसी वजह से तकरीबन हफ्ता 10 दिन तो लग गए सिर्फ कैबिनेट अनाउंस होने में। सही। और अभी इसमें जाहिर है कि मीडिया की तरफ से एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि बिलावल भुट्टो ने क्यों नहीं किया, और अब वो लंदन जा रहे हैं। और अब आशा बात ये है कि ये वो वाली चीजें हैं कि जिसको मैं या दूसरी लीडरशिप परहैप्स वी कैन नॉट कमेंट और स्पेकुलेट, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो टॉप लीडरशिप के साथ है। इसका ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ, मियां फजलुर रहमान के दरमियान। इनके दरमियान क्या बातचीत हो रही है, क्या इनकी मुशावरत है, क्या इनके एक दूसरे को निगोशिएट करना है, या एक वन पेज। लेकिन अहमद साहब, आप लोग भी तो टीम का हिस्सा ही होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी के, तो आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया जाता? ये टॉप लीडरशिप जो डिस्कशन करती है उसके अंदर एतमाद में नहीं लिया जाता तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को, तमाम रहनुमाओं को? जी जी, देखें आयशा, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जब वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है, जाहिर है अपनी पॉलिसीज के हवाले से कि उसकी मईशत पे क्या पॉलिसी होगी, उसकी गवर्नेंस के हवाले से क्या होगी, इलेक्शन रिफॉर्म्स के क्या हवाले से होगी। ऑब्वियसली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उस हुकूमत का फर्ज बनता है सिर्फ ये नहीं कि लीडरशिप की हद तक, बल्कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया है या जिन्होंने वोट देना है उनको कॉन्फिडेंस मिले। लेकिन एक मैनेजमेंट इशू है ना कि आपने टॉप मैनेजमेंट सिलेक्ट करनी है, और उसको अगर आप ओपन कर देते हैं तो वो तो एक पंडोरा बॉक्स बन जाएगा ना। उसको एक बड़ी मिनिमम कंसल्टेशन फोरम के अंदर रखना पड़ता है, और वो जाहिर है चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो या एक मुल्क हो, उसकी जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसको एक बड़े लिमिटेड फोरम के अंदर उसको डिस्कस किया जाता है, ताकि उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो कोई कंट्रोवर्शियल ना उसको बना दिया जाए। इस वक्त इस को हर कदम बड़ा फूंक फूंक के रखना पड़ रहा है। ठीक है अहमद साहब, जी जी ठीक है अहमद साहब, आपने कहा कि इस वक्त जितनी भी जमातें इस इत्तेहाद में शामिल हैं उन तमाम का रोल है इस जिद्दोजहद को कामयाब करने में, तहरीक अदम एतमाद की, तो सबको उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की थी कि सबको हिस्सा मिलेगा। मरियम औरंगजेब साहिबा ये बात कर चुकी हैं कि इस इत्तेहाद में शामिल तमाम इकाइयाँ जो हैं उनका हिस्सा होगा इस काबीना के अंदर, लेकिन हम देखते हैं कि BNP का कोई नुमाइंदा नहीं है, ANP का कोई नुमाइंदा नहीं है, मोहसिन दावर साहब या अली वजीर साहब, इनकी कोई नुमाइंदगी जो है ना वो इसके अंदर नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखिए आयशा, आज की जो हल्फ बर्दारी हुई है, मैं खुद वहां पे मौजूद था और बड़ा एक अच्छा माहौल था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। बल्कि मेरे लिए ये एक बड़ा एक अमेजिंग सा कंट्रास्ट था, जो कि कुछ एक हल्फ बर्दारी मैंने कुछ अर्सा पहले देखी थी जो कि PTI, और एक हल्फ बर्दारी आज मैं देख रहा था, और मेरे अपने ट्रांजिशन की वजह से उस वक्त मैं उसका हिस्सा था, और आज मैं जो हल्फबर्दारी हो रही थी उसका मैं हिस्सा था। तो आज जो मुझे वहां पे चीज नजर आई, एक तो ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान मुझे बड़ी एक हार्मनी नजर आई। मैंने जाहिर है कि तमाम लीडर्स, MNA सारी पार्टियों के मौजूद थे, आगे उनके वर्कर्स भी मौजूद थे। इट वाज जैम पैक्ड, बहुत बड़ा आज का जो इवेंट था। और दूसरा जो मुझे फर्क नजर आया कि पिछली जो हल्फबर्दारी थी उसमें तो सदर साहब जो हैं वो मौजूद थे, लेकिन इस हल्फबर्दारी में सदर साहब ऐवान सदर में तो मौजूद थे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो ऐवान सदर के किस कमरे में छुप के जो है इस तकरीब को देख रहे हैं। इतनी जबरदस्त एक नेशनल इवेंट था, लेकिन जिस जगह पे हो रहा था सदर साहब वहां से मिसिंग थे। तो बिल्कुल ये हमने भी देखा। लेकिन अहमद साहब, ये जमातें, इनकी इन जमातों को क्यों कोई वजारत नहीं दी गई? BNP ANP कहीं से कोई प्रेशर तो नहीं था कि इन्हें वजारत नहीं देनी? नहीं आयशा, देखें, इट्स नॉट अ फुल स्टॉप।
पहला जो एक वाइटल स्टेप था कि एक कैबिनेट बन जाए वो स्टार्ट हो गया है और इसके बाद बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें आएंगी जैसे जैसे उनके साथ चीजें तय पा जाएंगी। अल्टीमेटली इट हैज टू बी दैट ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट which will represent every political party। यानी इस काबीना के अंदर मजीद इंडक्शन भी हो सकता है और मजीद हम देख सकते हैं। ठीक है, आज सुना होगा कि ओन चौधरी साहब जो हैं वो मैं बिल्कुल आऊंगी ओन चौधरी साहब की तरफ मैं बिल्कुल आऊंगी। मैं जरा लालचंद मली साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर दूं। लालचंद मली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात जो अपने इत्तेहादियों के दरमियान हारमनी नहीं क्रिएट कर सकी, जमातों के दरमियान इत्तेफाक नहीं था, इत्तेहादी ब्लैकमेल करते थे और ये भी कहा जा रहा था, बड़ी तनकीद की जा रही थी कि नई हुकूमत जो है उसने अभी तक काबीना नहीं बनाई। जी सर, बना ली काबीना और कह रहे हैं कि एतमाद जो है वो हदों को छू रहा है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, बड़ा अच्छा लगा। अहमद जवाब साहब कह रहे हैं कि मैं हर उसमें मौजूद होता हूँ जो भी हलफबरदारी होती है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग होते हैं ऐसे जो हर हलफबरदारी में मौजूद हो। ये जो बैरूनी साजिश के तहत तो कायम हुई है ये हुकूमत, इससे बड़े ये खुद को कहते हैं बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बड़ा तजुर्बा बता देते हैं खुद का, लेकिन इनको 10 दिन लगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंसेंसस क्रिएट नहीं कर सके। अभी भी इनसे कम से कम एक इंडिविजुअल जमायतें नाराज होकर इससे बाइकआउट किए हुए हैं और वो इस काबीना में शामिल नहीं हुए हैं। इससे 50% ज्यादा इस काबीना में वो लोग हैं जो नायबज़दा हैं या जमानतों पे आजाद हैं, प्राइम मिनिस्टर समेत। किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि ये तो सदर पाकिस्तान की आप बात कर रही हैं, इनका हल तो किसी जेलर से करवाना चाहिए था, क्योंकि सारे नायबज़दा हैं, सारे करप्ट लोग हैं, मोस्टली इसमें करप्ट लोग इसमें आ गए हैं। अब इसमें आप थोड़ा मैंने जो आप भी आज तक देखा है उसका मैं आपको मुआवजा कर दूं। एक डॉक्टर सानिया निश्तर की जो यूएसए रिटर्न थी, पीएचडी थी, वो जिस काम को संभाल रही थी वो काम एक ऐसी मिनिस्टर साहिबा को दिया गया है जिसकी डिग्री अभी तक चैलेंज हुई है और वो ग्रेजुएट तक नहीं है। डॉक्टर फैसल सुल्तान वो भी यूके रिटर्न था, एक अच्छा डॉक्टर था और बहुत बड़ा नाम था उनका, वो हेल्थ संभाल रहा था। वो पटेल साहब को वो वजारत दी गई है और वो उर्दू यूनिवर्सिटी से उर्दू में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, उनका हेल्थ से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये लोग आम चौधरी साहब को उन्होंने एडवाइजर लगाया है नौजवानों का, ये उस पर इल्जाम लगाते थे कि वो पार्टीज में चर्च बेचने जाते हैं। ये इस तरह के लोग उन्होंने कैबिनेट में उठाए हैं, इससे पाकिस्तान का इमेज बहुत टेंट हुआ है। और ये बिलावल भुट्टो साहब जो है जिनको संभालने के लिए रखा था हिना रब्बानी खर साहिबा को, हिना रब्बानी खर साहब ने तो हल्फ ले लिया, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया कि उनकी जिद है कि पहले तो हमसे कमिटमेंट करें, चेयरमैन सेनेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो पीपल्स पार्टी को मिलेंगे और पंजाब गवर्नर की पोस्ट पर जब पीपल्स पार्टी को मिलेगी तो मैं हेल्प लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। नहीं तो ये बिलावल भुट्टो साहब जो कहते थे कि नवाज शरीफ जो है ज़ियाउल के बेटे हैं और ज़ियाउल भुट्टो का कातिल है, वो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जहाज में चढ़ के मिलने गए हैं, कोई अंदाजा लगाए ऐसा कैसे मुमकिन था। तो ये मुमकिन ही नहीं है ये हुकूमत चला सके इनका। ये अभी तो कल तो जेयूआई ने डिमांड कर दी है कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराए जाए। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये हिंट किया है और कल ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि पीटीआई के जो जलसे हो रहे हैं वो बहुत बड़े जलसे हो रहे हैं और इंशाल्लाह लाहौर का जलसा जो होगा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो जाएगा। उसके बाद भी के साथ को खामोश होकर। अच्छा लालचंद मली साहब, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे, और भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी रहनुमा हैं, उनकी जानिब से मैंने सुना है कि इस काबीना में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, नैब के केसेस हैं, FIA के केसेस हैं और ये जमानत पर रहे हैं। तो सर आपको नहीं लगता आपकी हुकूमत थी 3.5 साल, आप लोगों ने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? आप लोग कहते रहे कि ये सब लोग चोर हैं, करप्ट हैं, डाकू हैं, तो सर इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना किसकी जिम्मेदारी थी इन सारे केसेस को? ठीक कह रही हैं, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, इससे मैं कोई एतराज नहीं कर रहा। आयशा, ये पाकिस्तान चलता है एक आइन और कानून के तहत, और ये आइन और कानून के तहत चलता है। और हम जो लेके आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट मिला था वो ना 2/3 का था ना सिंपल मेजॉरिटी का था। हमारी जो हुकूमत थी वो इत्तेहादियों के सहारे से चल रही थी और हमें लेजिस्लेशन में बहुत मुश्किलात थी। और इनकी जो जड़ें हैं, ये हम कहते हैं कि ये सियासी पार्टियां नहीं हैं, ये माफियाज हैं। इनकी जड़ें आपने देखा, ये जजेस को कैसे स्कैंडलाइज करते रहे, ये इदारों को कैसे स्कैंडलाइज करते रहे हैं।
तो यकीनी तौर पे हमें वो हर्डल्स मौजूद थी और इंशाल्लाह इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजोरिटी से आएगी, लॉ मेकिंग भी करेगी और करप्ट को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। ठीक है जी। जुल्फ़िकार बदर साहब, आप लोग लालचंद मलिक साहब जो कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं शराइत रखी हैं कि सदर का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा और गवर्नर पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। लाल साहब तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग के अंदर वो बैठ के डिस्कशन करते हैं। देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकता उनकी जो क़यादत है उनको एतमाद में लेती हो ना। देखिए असल बात यह है कि जो उन्होंने जो चीज़ एक्नॉलेज की है ना उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी 3.5 साल पौने 4 साल के अरसे में हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उनके अंदर या उनकी लीडरशिप के अंदर ना तो काबिलियत थी ना अहलियत थी। सिर्फ वो जो केसेस किसी पे बनाए क्योंकि वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड या हकीकत भी हो, वो बेसिकली खान साहब एज एक वो क्या कहते हैं ना सिविल आमर के तौर पे काम कर रहे थे और वो आइन शिकनी कानून शिकनी को कर रहे थे। आज भी आप देखें कि लोगों को वो उस तरह रिलीफ नहीं दे सके। आज भी जिस टाइम पे एक ग्रेस होती है प्राइम मिनिस्टर की जाते हुए, व्हेन यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस यू शुड रिजाइन। कि खान साहब ने कहा कि जी मैंने रिजाइन नहीं करना है। मार्शल लॉ को दावत दे रहे थे कि इस मुल्क के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में से कोई ना आ जाए, तो कहते हैं मार्शल लॉ लग जाए मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा बट मैं ये काम नहीं करूंगा। अभी भी पंजाब गवर्नमेंट की ये बात कर रहे थे कि गवर्नर साहब नए मुंतखब जो वजीर आला हैं उनको हलफ नहीं लेना चाहते। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट हाउस के अंदर बैठे हैं, वो इलेक्टेड कैबिनेट से हल्फ नहीं लेना चाहते। देखिए ये जो चीज़ें होती है ना, जब आप आइन और कानून के थ्रू एक आइनी तरीके से आपने हुकूमत को घर भेजा है विद द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया है, नई गवर्नमेंट बनाई है, ये जो ट्रांजिशन होती है इसके अंदर यू हैव टू हैव अ बिग हार्ट, एक ग्रेस शो करनी पड़ती है। उसकी वजह ये थी कि खान साहब की पूरी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जो उन्होंने पहले दिन से बातें की गवर्नमेंट में आने से पहले से, उन बातों में और गवर्नमेंट में आने की बातों बाद में कॉन्ट्रडिक्शन था। फिर गवर्नमेंट में आने के बाद जो बातें की, जो एक उन्होंने अपना ड्रीम या विजन दिया, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो फुलफिल हुई हो। चाहे वो 1 लाख नौकरी की थी, 50 लाख घर की थी, या आप देखें ये जो फॉरेन पॉलिसी की है, पाकिस्तान को आइसोलेट करके रख दिया। फिर ये जो साजिश का बार बार कहते हैं कि खत आया या केबल आई, उसमें साजिश था, DGISPR ने उस चीज को रद्द कर दिया है। अब एक चीज रद्द हो गई है, एक झूठ का बयानी है, उसको आप जाके करें। और ये जो जलसे जुलूसों की बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज के ऊपर बिल्कुल अप्रिशिएट करती है। आपको अवाम में जाना चाहिए, जलसे जुलूस करना चाहिए, पर जलसे जुलूस जब आप करें, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री के जलसे जुलूस की तारीख पढ़ के देखें कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का जलसा या जुलूस किसने किया हुआ है। यहाँ पे कुछ लोगों को जमा करके, चंद हज़ार लोगों को जमा करके, और आप यहाँ पे क्लेम करें कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, आप ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री तो पढ़े। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोगों ने 2010 के बाद की हिस्ट्री पता नहीं है, क्योंकि लोग तहरीक इंसाफ में ज़्यादा जो एक्टिव हुए हैं वो 2010 या 11 के जलसे के बाद हुए हैं। तो वो जो 2000 से पहले की पॉलिटिक्स थी, 90s की 80s की पॉलिटिक्स थी, लोगों को उसका पता नहीं है। तो जब आपको तो बदले है ना, सोशल मीडिया सोशल मीडिया को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको लगता है, एक सेकंड, जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई, सोशल मीडिया पे हम देखें या जिस तरह से वो जलसे कर रहे हैं, ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उनकी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस के बावजूद जो उनके बयानात में हमें नजर आती है, जब वो अपोजिशन में थे तब या फिर हुकूमत में आके जो उन्होंने दिए, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निकालने में वो कामयाब हो गए। बिल्कुल, उनका बयानिया बिक रहा है, जो झूठ का बयानिया है वो बिक रहा है, लेकिन बात कहने की ये है, असल चीज है कि उन्होंने परफॉर्म क्या किया, डिलीवरी क्या की है। पाकिस्तान की मीशत को ठीक किया, सियासत को ठीक किया, एग्रीकल्चर को ठीक किया, फॉरेन पॉलिसी को ठीक किया, महंगाई को कंट्रोल किया। असद उमर साहब कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत को बेहतरीन रनिंग कंडीशन में मईशत की गाड़ी मिली,
रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड फसलें, सनती पैदावार में इजाफा, तेजी से रोजगार के मौके में इजाफा। जिस सुस्त रवि और नाअहली से ये फैसले कर रहे हैं, लगता है इंजन ने जल्द धुआं छोड़ना शुरू कर देना। वो कहते हैं कि हम तो सब कुछ बेहतरीन हालत में छोड़ के गए थे। देखिए चीज ये है कि ये जिस दिन 1 अप्रैल थी, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $11 बिलियन से थोड़े कम पे आ गए, ठीक है। और जो डॉलर था, मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 2018 में जब गई है तो 110 से आज 185 का डॉलर हो गया, ठीक है। ये इमरान खान साहब जब गए थे तो डॉलर 190 पे चला गया था ऑलमोस्ट। बात कहने की ये है कि ये जितनी चीजें असद उमर साहब ने की, सबसे पहले आदमी असद उमर साहब थे, हम इनकी इज्जत करते हैं, हमें किसी की जातियात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो इश्यूज के ऊपर डिस्कस करते हैं ना। पहले 8 महीने में मीशत की तबाही असद उमर साहब ने की, उसके बाद फिर ये जो इम्पोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर्स लेके आए, वो वही फाइनेंस मिनिस्टर थे जो पहले की हुकूमतों में भी नुमाइंदे रहे। अब अगर इनके अंदर कॉम्पिटेंसी या कैपेबिलिटी होती तो ये अपने अंदर से जो क्लेम करते थे कि हमारे पास 200 इकोनॉमिस्ट की टीम है, कहाँ गई वो टीम? बिल्कुल सवाल कुछ भी नहीं है। सवाल बनता है। एग्रीकल्चर के ऊपर जो बात करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर इनके अपने फेडरल मिनिस्टर्स ये जो यूरिया था ब्लैक कर रहे थे, उन्होंने कोटा ले लिया था और किसान आज पिट गया है। आप देखें कि खाद ना होने की वजह से फसल का क्या हाल है आपके पास। हाँ जी, मैं लालचंद साहब आपका कमेंट लेती हूँ, लेकिन सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि सदर, चेयरमैन सेनेट और गवर्नरशिप पंजाब की पीपल्स पार्टी मांग रही है या नहीं मांग रही इस नई हुकूमत? देखें, ये जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें तय होंगी और इसके अंदर कुछ हद तक मामला तय हो चुके हुए हैं। बाकी चीजें जैसे ही चीजें सामने आएंगी, असल प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इस टाइम पे जो चीज है ना वो हम टाइम पे आके अपने पत्ते शो कर रहे हैं, पहले उसकी अनाउंसमेंट नहीं दे रहे। मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब, इन दो के दरमियान तो कोई मसला नहीं है ये सदर के मामले को लेकर? देखिए, किसी के साथ भी कोई मसला नहीं है, सारे वन पेज पे है, सब वन पेज। और जो मौलाना साहब की ये बात करते हैं कि वो कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं, मौलाना साहब कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की एक हिकमत अमली थी, अंडरस्टैंडिंग थी कि पहले इलेक्शन के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाए जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे, और उसको जैसे ही रिफॉर्म्स करवाते हैं और उसके फौरन बाद इलेक्शन करवाने चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं, सारे चाहते हैं। ठीक है, यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन लालचंद मली साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। जी लालचंद साहब। जी, मैं ये कमेंट करना चाहूंगा, ये बार बार कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी। अगर कुछ नहीं किया होता तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है ना पाकिस्तान में होते, उनको सजाएं नहीं आई होती। ये काफी था। एक पार्टी हेड जो जिसने मुल्क को लूटा, उसको इस मुल्क की अदालत ने हमारे दौर में सजाएं दे दी। ट्रांजिशन के हवाले से ये बात कर रहे हैं बार बार, लेकिन ट्रांजिशन वहां होती है या सबूत तरीके से हुकूमतें आती हैं। जहाँ पे बैरूनी मदाखलतें होंगी वहां पे ट्रांजिशन में भी इशू आएंगे। अब ये मोहतरम अब ये हुकूमत में आ गए हैं ना, ये बजाय जो पीछे हुकूमत ने क्या किया उस पर डिटेल अपॉन करें, ये बताएं कि ये क्या किया है अब तक और क्या करना चाहते हैं। इनके आने के बाद बिजली के रेट बढ़ गए, इनके आने के बाद घी के रेट बढ़ गए, इनके आने के बाद जो है चीनी के रेट बढ़ गए हैं। इन्होंने एक कमेटी बिठा दी और तेल के रेट से बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये अपनी चीजें बताएं। और आखिरी चीज में इस सिलसिले में कहना चाहूंगा, ये इकोनॉमी का बड़ी बात कर रहे हैं। कल जैसे ये नाम आए हैं कैबिनेट के कि ये कैबिनेट में लोग होंगे, $2 से ज्यादा डॉलर बढ़ गया है। ये है इनकी क्रेडिबिलिटी। ये इस मुल्क का एक ही वाहिद हल है, ये फौरी इलेक्शन है। अगर इलेक्शन में नहीं तो यहाँ की इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। सही। अहमद जवाद साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अहमद जवाद साहब, सर फौरी इलेक्शन की बात ख्वाजा आसिफ साहब भी कर चुके हैं और मौलाना फजल रहमान साहब ने, जैसे कि अभी बात कर रहे थे जुल्फ़िकार बदर साहब भी, कि वो भी यही चाहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो रिफॉर्म्स करनी है उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं, कुछ रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। तो सर इस पर क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी या फिर पहले इलेक्शन हो सकता है? आयशा, आपकी इजाज़त से मैं इस सवाल को भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स थे जो कि लालचंद मली साहब ने कहे थे। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा लालचंद मली साहब को कि दलील से बात करते हैं, बड़ी तहजीब से बात करते हैं। और हालांकि ये पीटीआई का कल्चर नहीं है और ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा कि ये
दलील से बात करते हैं और मेरा राइट है कि मैं आई कैन एग्री टू डिसएग्री। देखें, इन्होंने बात की कि एक कंपैरिजन इन्होंने दिया। देखें जी, डॉक्टर फैसल सुल्तान था तो अब जो है वो कादर पटेल साहब आगे हैं, डॉक्टर सानिया नश्तर थी तो अभी शाजिया मरी आ गई। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान जो है वो इस्लामाबाद एक वाहिद टेरिटरी थी कि जहां पे पूरे मुल्क में वो अपनी सेहत की पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट कर सकता था। मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, मुझे बताएं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस्लामाबाद के अंदर वो कौन सा हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल का कौन सा ऐसा वार्ड है कि जिसको इसने लेट से कराची में आगा खान हॉस्पिटल के लेवल का बना दिया हो, या उसको चलें शौकत खानम जहां पे उन्होंने काम किया था उसके लेवल का बना दिया हो। इस्लामाबाद में जो सेहत की सूरत हाल है, यानी जो शख्स अपने 1.5 साल के टेन्योर के अंदर पूरे इस्लामाबाद में किसी एक हॉस्पिटल को मॉडल हॉस्पिटल नहीं बना सका, उसका जो तजर्बा या उसका नाम जो है उसका हमने अचार डालना है। फिर उन्होंने नाम लिया सानिया नश्तर साहिबा का। सानिया नश्तर साहिबा ने क्या किया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कन्वर्ट करके एहसास प्रोग्राम कर दिया, और जिस लंगर खानों को बात कर रहे थे वो अब जब स्टेटिस्टिक्स निकाले हैं तो पता चला कि वो टोटल 19 लंगर खाने हैं कि जो कि एक एनजीओ जो है उसको स्पॉन्सर कर रही है, और ये अवाम को ये बता रहे थे कि हमने पूरे पाकिस्तान में जो है भूखों के लिए जो है ना वो लंगर खाने खोल दिए। यानी बात ये है कि कारकर्दगी को हम किसी की पीएचडी या उसके नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ है ये मायने नहीं रखता। असल चीज ये है कि आपकी कारकर्दगी क्या है, आपको जो चीज की आप बताएं ग्राउंड के ऊपर कि आपने क्या किया। फैसल सुल्तान बताए कि इस्लामाबाद में उसने सेहत में कौन सा इनकलाब वो लेके आया, या सानिया नश्तर साहबा बताएं कि उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कन्वर्ट करके एहसास से क्या इनकलाब पाकिस्तान में वो लेके आए। देखिए, इसी तरह से ओन चौधरी साहब के हवाले से कहा जी के चर्च प्रोवाइड करता था। देखिए, या तो ओन चौधरी साहब की पूरी बात का यकीन कर लें या फिर ये ना करें कि जो आपको सूट करता है, यानी आप सप्लायर वाले हिस्से को तो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, फिर डेस्टिनेशन उसको भी एक्सेप्ट कर लें कि वो सप्लाई किसको करता था, या फिर मत करें। आधा सच या आधा झूठ नहीं होता। अहमद साहब, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ही ये कहते रहे ना, ओन चौधरी साहब के ऊपर इल्जाम लगाते रहे। अता तारर साहब की वीडियो आपने भी देखी होगी, वो बड़ी जेर गर्दी से आजकल जी वही कहते थे ना इनका टेस्ट करवाना चाहिए क्योंकि ये जिस तरह से ड्रग्स जो हैं वो सप्लाई करते हैं पार्टीज के अंदर। जी देखें आयशा, मैं यही कह रहा हूँ ना, या तो ओन चौधरी साहब की स्टेटमेंट चाहे वो किसी नून लीग के लीडर ने पास में कही है, या उसको पूरा एक्सेप्ट कर लें कि उसमें सप्लायर और रिसीव करने वाले पूरे सच को मान लें, या फिर ये ना करें कि आप अपने जो आपको सूट करता है उस हिस्से को ले लें और दूसरे हिस्से को कहें वो नहीं है। इस तरह से तो नहीं होता ना। देखें, बीच में एक जिक्र हुआ ये कि जी रात को किस तरह से, इसमें बड़ा वो क्वेश्चन आता है कि अदालतें क्यों लगी। देखें, वो इसलिए लगी थी कि इस मुल्क के आइन को खतरा था, इस मुल्क की अदालत ने तारीख दी थी, उस तारीख को फैसला होना था, इसलिए वो अदालतें लगी। उसका ये तो नहीं मकसद था कि कोई गैर आईनी चीज करनी थी। सोशल मीडिया का जो जिक्र किया है, मैं ये मानता हूं कि पीटीआई के अंदर उसकी सोशल मीडिया टीम के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो बगैर काम के वो परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। सही, ठीक है अहमद साहब, मुझे माजरत के साथ मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, मैं वापस आऊंगी तो यहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा आप, आपका जवाब मैं यहीं से लूंगी। एक ब्रेक के बाद हमें पंजाब की जो सूरत हाल है, यहाँ पर जो आईनी बहरान पैदा हुआ है उसके ऊपर भी बात करनी है। स्टे विद अस। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अहमद जवाद साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, साथ ही एक और सवाल मेरा ऐड कर लें। ये भी खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के वजारत उज़्मा के दौर में भी वतन वापस नहीं आ सकते। जी आयशा, मैं सोशल मीडिया के हवाले से मैं बात कर रहा था जी। ये आज एक फैक्ट बन गया है कि ये अहम नहीं है कि आपकी कारकर्दगी क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस किस्म की परसेप्शन अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से या डिजिटल मीडिया की स्ट्रेटेजी से क्रिएट करते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि पाकिस्तान की नालायक तरीन हुकूमत, पाकिस्तान की जिसके स्टेटिस्टिक्स जो हैं बताते हैं कि इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, वो जब एक जमहूरी तरीके से रिमूव की जाती है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में कोई भी जमहूरी हुकूमत को जो रिमूव किया गया वो गैर जमहूरी तरीके से किया गया। ये पहली हुकूमत है कि पार्लियामेंट में जमहूरी तरीके से हटाया गया है। इसके बावजूद
उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और उसकी डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजी जो है, उसने एक ऐसा परसेप्शन जरूर क्रिएट किया जो कि पीटीआई के लिए फेवरेबल है। यहाँ पे एक लेसन है, वो पीएमएलएन के लिए भी है, पीपल्स पार्टी के लिए भी है और दूसरी पार्टीज के लिए। बिल्कुल, काउंटर नैरेटिव आपने क्या बनाया, इसका तोड़ क्या निकाला है इस स्ट्रैटेजी का? तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा आने वाले दिनों में। एक चीज और आयशा, आपकी इजाजत से, सिर्फ लोगों का जिक्र हुआ कि इस कैबिनेट के अंदर, देखें हमने इससे पहले, क्योंकि मुझे ये एजाज हासिल है कि मैं दोनों कैबिनेट के वक्त पे मौजूद था, तो उस कैबिनेट में मैंने ये, या उस पंजाब की कैबिनेट में मैंने ये भी देखा कि वहां पे पंजाब का सबसे बड़ा जो था वो पंजाब असेंबली का स्पीकर बना। वहां पे मैंने ये भी देखा कि जो के काबिल भी नहीं था उसको 2 दफा मिनिस्टर बनाया गया। वहां पे मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है वो पीटीआई का ओपनिंग बैट्समैन था, फवाद चौधरी का जिक्र कर रहा हूं। मैंने उस कैबिनेट में जुल्फी बुखारी और सरवर खान जैसे लोग भी देखे जो कि प्राइम मिनिस्टर खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि रिंग रोड स्कैंडल के अंदर करप्शन थी और उसमें उनके नाम आए थे, लेकिन उनके हवाले से कुछ नहीं हुआ। अहमद साहब, अगर हम माजी के तमाम सियासी रहनुमाओं के बयानात निकालें तो इस वक्त जो इत्तेहाद, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमाते हैं, उनके भी इस तरह के काफ़ी बयानात निकल आते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में जो कहा था, मरियम साहिबा ने जो बात की थी जरदारी साहब के बारे में, वो सब हमारे सामने है। लेकिन सर, ये जो अब नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं कि वो अब वापस नहीं आ सकेंगे, शहबाज शरीफ साहब के वजारत उज़्मा के दौर में भी, इस बारे में क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है कि क्या वो वापस नहीं आ रहे हैं, अभी भी वापस नहीं आ सकेंगे? देखें आयशा, एक चीज मैं आपको कहूंगा कि जो कुछ भी होना है नवाज शरीफ के वापस आने का या इसहाक डार साहब के वापस आने का, देखें इसको कानून के मुताबिक होना चाहिए। इसमें इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि पीएमएलएन की हुकूमत है तो इसलिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनको दी जाएगी या उनको कोई कानून के अंदर रिलैक्सेशन दी जाएगी। वो पाकिस्तान उनको वापस आ भी सकते हैं और जो तरीकाकार होगा कानूनी उसके तहत ही आएंगे। इसलिए हम इसको स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि उन्होंने आना है या नहीं आना, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि उनका वापस आना जो है वो कानून के मुताबिक होना चाहिए, जो इस मुल्क की अदालतों का तरीकाकार है उसके मुताबिक होना चाहिए और उसमें किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन नहीं देनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल एक्सेप्शन दी जाएगी, वो कानून के मुताबिक ही आएंगे। वो अदालतों में अगर कोई फैसले हैं जिनको चैलेंज करना है तो उन फैसलों को भी चैलेंज किया जाएगा। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं किसी को भी एक्सेप्शन नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है लालचंद मलिक साहब, सर थोड़ा सा जरा आगे बढ़ते हैं, पंजाब की भी मुझे बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने अपने कराची के जलसे में भी ये बात की थी कि फॉरेन फंडिंग केस के जरिए मुझे नाअहल करवाने की तैयारी की जा रही है कि मैं अगले इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले सकूँ। उसके बाद आज ये खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली को लेकर चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो क्या इलेक्शन कमीशन को प्रेशर में लाना चाह रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब? आयशा, मैं उस पर आने से पहले 1 मिनट ये अर्ज करना चाहूंगा। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने क्या किया। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इमरान खान के तहत काम किया और पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो 100 साल में जो सबसे बड़ा थ्रेट आया कोविड का, उसको पाकिस्तान में हैंडल करने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। आपने देखा ये इनकी पीपल्स पार्टी की सिर्फ सिंध में एक हुकूमत थी, उन्होंने एक वैक्सीन और सारी वैक्सीन जो है हुकूमत ने दी और उन्होंने सारे सिस्टम को रिवेव किया। पूछ रहे थे कि सानिया निश्तर क्या? सानिया निश्तर ने, मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो गया है, तो मोस्ट ट्रांसपेरेंट सिस्टम दिया लोगों को। 14,000, 15,000, 12,000 रुपए जो भी असिस्टेंस में मिले, उसके किसी के घर नहीं जाना पड़ा, किसी वडेरे के, किसी फ्यूडल के, किसी एमपीए एमएनए, किसी के घर नहीं जाना पड़ा। वो सिंपल को अपना दुकान पे गए, अपना अंगूठा दिया, पैसे लेके चलते बने। और ये इन्होंने जो पता है क्या किया था सानिया निश्तर ने, वो 8 लाख लोगों को रोड निकाला जो सरकारी अफसरान थे, जिनकी जो अपनी बीवियां पैसे ले रही थी, उनको पकड़ा सानिया निश्तर ने। तो उसका जवाब मुझे देना जरूरी था। और आजकल जब भी बात हो जुडिशरी पे, तो पीपल्स पार्टी ऑटोमेटिकली जुडिशरी का जवाब देना शुरू कर देती है, बताती है कि रात को कोर्टें क्यों खुल गई। बात होती है कि भाई बैरूनी साजिश पे, तो एकदम से नून लीग आईएसपीआर की बातें करना शुरू कर देता है, उसको
डिफेंड करना शुरू कर देता है। अब एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट की है, वो है नवाज शरीफ की वापसी की। आपको मैं एक पत्ते की बात बता रहा हूँ, नवाज शरीफ वापस अगर आता है तो नुकसान किसका होगा मौजूदा सूरत हाल में? वो है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ कतई नहीं चाहेंगे कि नवाज वापस आए और मरीम नवाज प्राइम मिनिस्टर बने या नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करें, लेकिन उनको इखलाकी तरीके से चाहिए था, उनको पाकिस्तान की अवाम के साथ होना चाहिए लेकिन था। लेकिन वो तो नाअहल है ना, क्या इस नाअहली को भी हटाया जाएगा किसी तरीके से? देखिए, ये हर वो कोशिश करेंगे जो इनके फायदे के लिए हो, ये हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे। सही। फॉरेन फंडिंग केस, फॉरेन फंडिंग के, अच्छा ये नवाज शरीफ आएंगे कानून के मुताबिक, कौन सा कानून? आपने आती नेब के अफसर हटा दिए, आपने आती FIA के अफसर हटा दिए, आपने आती एडमिनिस्ट्रेशन हटा दी, आपने पुलिस अफसर हटा दिए। अब सब उन लोगों को ले आ रहे जो आपकी खिदमत, वो कानून होगा जो आपके कहने पे चलेगा और आपका कमदार होगा। अब फॉरेन फंडिंग पे आते हैं। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस की बिल्कुल इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और उस पर फैसला आना चाहिए, लेकिन PTI को सिंगल आउट ना किया जाए। ये केस पीपल्स पार्टी का, नून लीग का भी पेंडिंग है। तीनों के केसेस लगने चाहिए और तीनों की लाइव ट्रांसमिशन जानी चाहिए, पूरी दुनिया देखे कि फॉरेन फंडिंग केस क्या है, फॉरेन फंडिंग केस किसने ली और उसका मुजरिम या मुलजिम कौन बनता है। लेकिन एक और बात भी आप देखें, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है, उसके 2 मेंबरान नहीं है, और जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके हवाले से भी अब ये इंकशाफात आना शुरू हो गए हैं कि वो किसी के रिकमेंडेशन पे काम कर रहे हैं, और जब पूरा एक माहौल कंट्रोवर्शियल और डिस्प्यूटेड हो तो उससे शकूक का पैदा होना नेचुरल बात है। लालचंद मलिक साहब, देखिए इमरान खान साहब ने भी बात की ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसके कहने पर लगाया गया था, उसके बाद पहले उनकी अपॉइंटमेंट को जस्टिफाई किया उन्होंने, माजी के बयानात को निकाल कर देखें, और अब आकर वो कहते हैं कि किसी ने रेकमेंड किया था कि ये अच्छा आदमी है, इसको लगा दिया जाए, तो हमने लगा दिया। अब आके आप कह रहे हैं कि वो काम ठीक नहीं कर रहे हैं या किसी की इमा पर कर रहे हैं। ठीक है, यही होता है, रिकमेंडेशंस आती हैं, स्टेट के इदारे दे सकता है किसने रिकमेंड किया हो, लेकिन जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पे जो एतराजात उठाए, जिस तरह से उनको रेजिस्ट किया, तब से हमारा इलेक्शन कमीशन से एतराजात रहे हैं। आपने देखा है हमारे मिनिस्टर का नोटिस किए, ये आज की बात नहीं है, लेकिन ये डस्का इलेक्शन के बाद की बात है। जी, डस्का इलेक्शन के बाद की बात है। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ और पंजाब की थोड़ी सी, ठीक है लालचंद मलिक साहब, वक्त मेरे पास कम है, मेरी कोशिश है कि पंजाब के मामले को भी ऐड कर लिया जाए। जुल्फिकार साहब, पंजाब में इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो गई है, ये आईनी बहरान, आप इसको किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? ये तो कहा जा रहा है कि जो बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा है उसके अंदर कोई तकनीकी गलती है जिसकी वजह से वो तो अभी तक वज़ीर आला है, तो ये बहाल हो सकते हैं, आपको लगता है, ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है? देखें, इस बात से पहले मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि कादर पटेल साहब को और शाजिया मरी साहबा को कंपैरिजन करना डॉक्टर फैसल सुल्तान से वो ज़्यादती होगी। ये जो कादर पटेल साहब और शाजिया मरी साहिबा हैं, ये अवामी नुमाइंदे हैं। वो इमरान खान साहब ने उनको अपना ज़ाती मुलाजम रखा हुआ था अपने हॉस्पिटल के, देवर सर्विंग एज ए डॉक्टर, तो वो वहाँ पे लेते थे और उन्होंने अपने ज़ाती बंदे को उठा के गवर्नमेंट का नुमाइंदा लगा दिया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, ये खान साहब ने ज़्यादती की। और डॉक्टर सानिया बड़ी कॉम्पिटेंट होंगी, बट जिस तरीके से उन्होंने वो नाम चेंज किया और जिस तरह डिलीवरी करनी चाहिए थी, उनका अवाम से तल्लुक ही कोई नहीं था। ये लोग अवामी नुमाइंदे, ये अवाम की प्रॉब्लम को समझते हैं, चाहे ये डिग्री ना भी रखते हो, ये लोगों में जाके डिलीवर करेंगे। ये जो पंजाब की आपने बात की है, पंजाब के अंदर गवर्नमेंट ने जैसे कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की थी, वैसे ही गवर्नर पंजाब अब चाहते हैं कि ये जो बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा है उसको टेक्निकल मैनेज करके, कि चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे था, गवर्नर के नाम पे नहीं था, और गवर्नर साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको रिवर्स करके बुज़दार साहब को बहाल कराएं और फिर बुज़दार साहब से कोई ऐसा गैर आइनी इकदाम करवाएं जिससे फिर एक नया पंजाब के अंदर आइनी क्राइसिस आ जाए और फिर मामला अदालतों में जाए और यहाँ पे तो कैसा क्या गैर आइनी इकदाम उनसे करवाया? देखिए, कुछ भी कर सकते हैं वो, क्योंकि बुज़दार साहब जो है ना, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया हुआ है। अगर वो उनका इस्तीफा वापस होता है, वो बहाल होते हैं, कल को असम्बलियां तोड़ते हैं, फिर नई चीज होती है, तो ये एक नया आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, नई प्रॉब्लम आ जाएगी।
तो यहाँ पे ये तहरीके इंसाफ की जितनी लीडरशिप है ये चाहते हैं कि अगर हम नहीं खेलते, हमारे पास कुछ नहीं है, तो कोई दूसरा भी ना खेले और यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहे। ठीक है लालचंद वली साहब, सर इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? पंजाब की जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या उस्मान बुज़दार साहब को बहाल किया जा सकता है तकनीकी बुनियादों पर? मैं एक सेकंड में इस पे आता हूँ, लेकिन उनको अब जब भी प्रोग्राम में आए तो ये बताना चाहिएगा कि हम में जो बुरायाती थी, अब ये क्या वेलफेयर के प्रोग्राम्स ले आ रहे हैं, और क्या महंगाई को, जो इन्होंने एक महंगाई का बड़ा नाम लिया था, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं और कब तक कर सर मेरे पास कम है, प्लीज इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। ये जो सारे चैलेंजेस हैं इसको हम प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे। चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, गवर्नेंस का है, जो ये एड्रेस नहीं कर सके हम वो सारे एड्रेस करेंगे। हमारे पास भी बड़े चैलेंजेस हैं, महंगाई का भी है, इन्फ्लेशन का है, गवर्नेंस का है, जो चीजें इनसे नहीं कंट्रोल हुई हम उसको देखेंगे। लालचंद वली साहब, पंजाब की सूरत हाल, क्या उस्मान बुज़दार साहब बहाल हो सकते हैं वजारत आला पर? ये क्राइसिस शुरू हुआ है जब से इन सब पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो अपोजिशन में थी, इन्होंने आइन के मावरा आइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरों को खरीद किया, पैसों से खरीद किया। उसके बाद ये उनको असेंबली में ले आए और उसके थ्रू उन्होंने रिजीम चेंज की, फॉरेन कंस्पिरेसी की मदद से। अब देखिए, अब जो गवर्नर है पंजाब, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से उनसे राय ले ली है। आज शायद वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से मिल रहे हैं, जो भी आइन और कानून मुताबिक होगा वो फैसला करेंगे। आइन से हटके वो यकीनी तौर पर कोई फैसला नहीं करेंगे। तो वो गवर्नर है पंजाब के, उनको कदर करना चाहिए। ठीक है, डिप्टी स्पीकर ने भी आइन शिकनी की थी, सही, और ये अब दोबारा ये करने जा रहे हैं। ठीक है, अहमद जवाद साहब, सर आपका और ये जो एक भाई मेरे बात कर रहे थे ना भाई कि पीटीआई के एक भी मेंबर का हमने वोट नहीं डलवाया, तो ये पैसों वाली बात भी झूठ में और हवा में है, कोई ऐसी चीज नहीं। तो डाला है ना पीटीआई के पंजाब के अंदर है, मैं तो सेंटर की बात कर रहा हूँ, सेंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है अहमद जवाद साहब, पंजाब की सूरत हाल फंस गई है, आपकी वजीर आला की वोटिंग तो हो गई है, हमजा शहबाज साहब बन गए हैं, लेकिन अब ये नया तकनीकी मामला सामने आ गया, क्या स्ट्रैटेजी है नून लीग की? अब देखें, जो इत्तेहादी जमातें हैं, इनको इखलाकी फतह हासिल हुई उस वक्त जब सेंटर में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। इसी तरह से इनको इखलाकी फतह उस वक्त हुई जब लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया। अब मैं समझता हूं कि अब तीसरी दफा ये जो ब्लॉक किया जा रहा है, एक सदर जो है वो पता नहीं बीमार हैं, वो नजर भी नहीं आते, कहीं छुप के बैठे हुए हैं, गवर्नर से कह रहे हैं कि तुम लगे रहो। सदर साहब को शायद उनके चेयरमैन जो है पार्टी के वो कह रहे हैं, उसके बाद उनके नीचे एक एडवोकेट जनरल है, वो आपस में बैठ के तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस मुल्क के अंदर एक असेंबली के अंदर अक्सरियत जब कायदे अवाम चुन लेती है तो ये किस तरीके से उसको आईनी तौर पे ब्लॉक कर सकते हैं। ये एफर्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जब ये अदालतों में जाएंगे तो इनका किसी का कोई सर्वाइवल जो है वो मुमकिन है। ठीक है, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। था हमारा आज का प्रोग्राम, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।